आज की ये मेरी कहानी एक ऐसी घटना के बारे में है जिसने मुझे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज से ठीक 20 दिन पहले लोग मुझे सीनियर इंस्पेक्टर सुकांत के नाम से जानते थे, और आज मैं सिर्फ सुकांत हूँ और मेरी इस हालत का जिम्मेदार एक फोन कॉल है। आजकल तू बहुत इंतजार कराने लगी है। क्या हुआ, मैं बोर करने लगा हूँ या और पैसे चाहिए तुझे? मैंने बिस्तर पर लेटे हुए नैन्सी से कहा। नैन्सी अभी कमरे में आई थी। उसकी सांसें तेज और उखड़ी हुई थी, मानो कोई इसे जान से मारने के लिए उसका पीछा कर रहा हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी तुम तो मुझे बाकी कस्टमर से ज़्यादा ही देते हो और तुम्हारे साथ मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। नैन्सी ने अपना बैग टेबल के एक कोने में रखा और मेरे बगल में आकर लेट गई। नैन्सी को तेज तेज सांस लेता देख मेरी वासना की पुकार भी तेज होने लगी। मैंने तुरंत ही नैन्सी को बाहों में भर लिया। मेरे साथ खुश भी है और पैसे भी नहीं चाहिए, तो फिर टाइम से क्यों नहीं आती? कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मैंने नैन्सी से पूछा, पर आज उसका ध्यान कहीं और था। मेरे पूछने पर उसने बेमन से कहा, तुम्हें तो सब पता ही है, सुबह कॉलेज, शाम में जॉब। अब घर की अकेली हूँ तो सब कुछ मुझे ही संभालना है, इसलिए कभी कभी कस्टमर्स उठा लेती हूँ। खर्च भी निकल जाता है और घर की ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं। नैन्सी अभी बोल ही रही थी कि मैंने उसके बदन के कपड़े नोचने शुरू कर दिए कि तभी वायरलेस पर अलर्ट आया। कमिश्नर साहब राउंड पर निकले थे। थक तेरे की सारे मूड की ऐसी की तैसी हो गई और तुरंत ही अपने कपड़े पहनने लगा। मुझे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते देख नैन्सी बोली, आज भी आधे में ही छोड़कर जा रहे हो? अरे कमिश्नर राउंड पर आ रहा है, चौकी नहीं पहुंचा तो मेरी FIR करा देगा वो। ये रहे तेरे पैसे, जा तू भी घर चली जा। वायरलेस पर खबर सुन मैं अगले 2 मिनट में नैन्सी को होटल के कमरे में ही छोड़ चौकी के लिए निकल गया। मैं जब पुलिस चौकी पहुंचा तो पता चला कि कमिश्नर का मूड बदल गया था, इसीलिए अब वो नहीं आ रहा था। मैं करता भी क्या, अपनी किस्मत को कोस कर रह गया और कुर्सी पर बैठे बैठे नींद के मजे लेने लगा। रात अब अपने चरम पर आ चुकी थी। पुलिस चौकी के चारों तरफ खर्राटों की आवाज़ गूंजने लगी थी और इसी बीच मैंने किसी बूढ़े शख्स को रोते बिलखते सुना। अरे कौन मर गया इसका? क्यों इसने आधी रात को सबकी नींद हराम कर रखी है? हवलदार जाओ देख के आओ। आधी रात में मैंने हवलदार को उस बूढ़े शख्स को चुप कराने को कहा तो था, पर मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो बूढ़ा शख्स सीधा मेरे पास ही चला आएगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी किसी बड़ी मुसीबत में है। शायद उसे किसी ने मार दिया। आप जल्दी कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब। ना चाहते हुए भी मैं उस बूढ़े शख्स की बात सुन नींद से जाग गया। चाचा, क्यों आधी रात में सबकी नींद हराम कर रहे हो? शांति से घर जाओ और सो जाओ, हमें भी सोने दो। मैंने भी उस बूढ़े शख्स को अपने पास से जाने को कहा, पर उसने मेरे सामने एक ऐसी तस्वीर रखी जिसे मैं बखूबी जानता था। साहब, ये मेरी बेटी है, निशा है, दिन में कॉलेज जाती है और रात में कॉल सेंटर में जॉब करती है। अकेले अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाती है और मेरी दवाइयों का भी। रोज तो टाइम पर घर आ जाती थी, और आज पता नहीं क्या हो गया इसे। ऊपर से वो फोन कॉल, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बूढ़े शख्स ने जिस लड़की की फोटो मेरे सामने रखी थी उसे मैं नैन्सी के नाम से जानता था, जो कुछ घंटे पहले ही होटल के बंद कमरे में मेरी बाहों में थी। कैसा कॉल? क्या हुआ है उसे? ठीक तो है ना? नैन्सी के पिता की बात सुन मुझे भी किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, रोज जब काम से निकलती है तो मुझे फ़ोन करती है, लेकिन आज मुझे फ़ोन किया ये बताने के लिए कि उसे मरने में बहुत खुशी हो रही है। उसने कहा कि मैं अपना ध्यान अच्छे से रखूं
अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। इतना कहकर नैन्सी के पिता ने अपनी बेटी से हुई आखिरी रिकॉर्डिंग को प्ले कर दिया। पापा, मुझे खुशी है, मैं मरने जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपकी प्यारी बेटी निशा। अपनी बेटी की आवाज सुन नैन्सी के पिता फिर एक बार फूट फूट कर रोने लगे। पर मैंने जो सुना उसे सुन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। भला कोई मरने के लिए इतना खुश कैसे हो सकता है, वो भी तब जब उस पर इतनी जिम्मेदारियां हों, जो जिंदा रहने के लिए इतना सब कुछ करती है। भला उसे मरने में इतनी खुशी कैसे मिल सकती है? ऐसे अनगिनत सवाल मेरी सोच को कुरेद रहे थे, जिनका जवाब मुझे हर हाल में जानना था, क्योंकि वो नैन्सी थी जिसने मुझे मेरी पत्नी के जाने के बाद संभाला था। मैंने तुरंत ही नैन्सी के पिता से नैन्सी की आखिरी कॉल की डिटेल्स ली और हेडक्वार्टर फोन करके बोला, हेलो हेडक्वार्टर, मैंने अभी तुम्हारे पास एक नंबर भेजा है, मुझे उसकी लास्ट लोकेशन चाहिए, अर्जेंट है। हेडक्वार्टर से बात किए अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि मेरे पास नैन्सी की सारी कॉल डिटेल्स आ गई और उसकी लास्ट लोकेशन भी। अंकल, आप मेरे साथ चलिए, मुझे नैन्सी की लास्ट लोकेशन मिली है, हमें जरूर कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। इतना कहकर मैं नैन्सी के पिता को लेकर उस लास्ट लोकेशन पर पहुंच गया, पर मुझे आसपास कोई नहीं दिखा और ना ही मुझे सबूत का एक तिनका मिला जिसके सहारे मैं अपनी तहकीकात को बढ़ा पाता। कि अचानक ही मुझे एक स्ट्रीट लाइट पर एक सीसीटीवी कैमरा दिखा, जिसे देख मुझे समझ आ गया कि मुझे आगे क्या करना है। मैंने तुरंत ही अपना फोन निकाला और हवलदार से बात करने लगा। हवलदार सुनो, एक सीसीटीवी की फुटेज चाहिए। मैं तुम्हें अभी एक लोकेशन भेजता हूँ, तुम 2 से 3 घंटे पहले की जितनी भी फुटेज रिकॉर्ड हुई है वो सब मेरे फोन पर ट्रांसफर कर दो। मैंने फोन काट दिया और जल्दी ही मेरे पास सीसीटीवी कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग भी आ गई। ये देखिए अंकल, आपकी बेटी निशा ये शायद आपको ही फ़ोन कर रही है। लगता है निशा का फ़ोन ऑफ हो गया है। मैं अभी फुटेज देख ही रहा था कि अचानक से मैंने देखा स्क्रीन एक पल को ब्लर हो गई और एक पीसीओ अचानक से निशा के पीछे खड़ा दिखा, जिसे देख मैं और नैन्सी के पिता दोनों डर गए। ये पीसीओ बूथ कहाँ से आया? ये तो आया नहीं था। मैंने चौंकते हुए अंकल से कहा। अंकल भी मेरे साथ सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। सच कहूं तो मुझे वो पीसीओ बूथ कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ सोच पाता, नैन्सी के पिता ने चिल्लाते हुए कहा, अचानक से ये पीसीओ बूथ कहाँ से आया? मतलब इसी ने मेरी बेटी की जान ली है। इंस्पेक्टर साहब, इस पीसीओ बूथ को जला दीजिए वरना ये बहुतों को मौत के घाट उतार देगा। अंकल आप ये क्या करें? एक पीसीओ बूथ कैसे किसी की जान ले सकता है? मुझे तो लगता है कि इसके पीछे किसी गैंग का हाथ है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पीसीओ बूथ मेरा ही हुआ करता था। अब 15 साल बाद ये मुझसे बदला लेने आया है। नैन्सी के पिता की बातें मेरी समझ से परे थीं। मुझे उनका कहा कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंकल साहब सब बताओ, बात क्या है और इस पीसीओ बूथ से आपका क्या कनेक्शन है? मेरी बात सुन नैन्सी के पिता कुछ सोचते हुए बोले, इंस्पेक्टर साहब, आज से 15 साल पहले मैं इसी शहर के बाहर एक पीसीओ बूथ चलाता था। आसपास के सब लोग मेरे बूथ पर ही बात करने आते थे। फिर एक दिन एमएलए का बेटा किसी लड़की को अगवा कर मेरे बूथ पर ले आया और उसे बेहोश कर मेरे बूथ में ही छिपा दिया। कुछ समय बाद जब मामला चारों तरफ फैल गया तो एमएलए और उसके दोस्तों ने बूथ समेत उस लड़की को भी जिंदा जला दिया और मुझे ढेर सारे पैसे देकर कहीं दूर जाने को कहा, वरना वो मेरा भी वही हाल करते जो उन्होंने उस लड़की का किया था। इंस्पेक्टर साहब, मैं डर गया था। वो लोग मेरे साथ मेरी बेटी निशा को भी मारने की धमकी दे रहे थे। मैं मजबूर था इंस्पेक्टर साहब। अगर मुझे पता होता कि मेरा 15 साल पुराना अतीत मेरी बेटी को खा जाएगा तो मैं उसी वक्त कानून का गवाह बन जाता।
और उन मुजरिमों को सजा दिलवाता। निशा के पिता से पीसीओ बूथ की सारी कहानी जान में तंग रह गया। तो क्या वो गुनहगार आज तक आजाद घूम रहे हैं? पता नहीं, लोगों का कहना था कि वो एक एक करके गायब होने लगे, लेकिन अब मुझे सारी बात समझ आने लगी है। उन सबको इसी पीसीओ बूथ ने मारा है, और जिस इंस्पेक्टर ने उस केस को बंद किया था वो शायद आज भी जिंदा है। मैं अभी इस पूरी वारदात के बारे में सोच ही रहा था कि तभी निशा के पिता ने बुदबुदाते हुए कहा, पता नहीं उस लड़की के बाप का क्या हाल हुआ होगा, कहीं वो आज भी तो अपनी बेटी को नहीं ढूंढ रहा है। निशा के पिता बोल ही रहे थे कि मैंने उनकी बात सुन ली और तुरंत उनसे पूछा, कौन सा पिता? किसकी बात कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, जिस लड़की को मेरे बूथ में जिंदा जलाया गया था उसका पिता आज भी अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। वो बेचारा तो पागल भी हो गया था, हर किसी को अपना नंबर देता रहता था। बोला अगर किसी को उसकी बेटी का पता चले तो उसे फोन करके बता दे, लेकिन आज तक किसी ने उसे एक फोन तक नहीं किया। मैं जाऊंगा अंकल, एक बाप तक उसकी बेटी का आखिरी मैसेज मैं पहुंचाऊंगा। पर बेटा, तुम्हारी जान को खतरा है। उस लड़की की आत्मा अभी भी अपने बदले की आग में जल रही है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। निशा के पिता ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैंने उनकी एक नहीं सुनी और अपना फ़ोन ऑफ कर मैं भी सुनसान रास्ते पर अकेला चलने लगा। और जैसा कि मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा था, फ़ोन ऑफ होते ही पीसीओ बूथ ठीक मेरे पीछे खड़ा था। मैं अपनी हिम्मत बांध पीसीओ बूथ के अंदर चला तो गया, लेकिन वहाँ से जिंदा कैसे निकलना था ये मैं नहीं जानता था। मैं जैसे ही पीसीओ बूथ के अंदर गया, मेरे हाथ पैर की हड्डियाँ बनने लगी। मेरे चारों तरफ काले साए मंडराने लगे, जो हर झोंके से मेरा जिस्म और मांस अलग कर रहे थे। तभी उस काले साए से एक आवाज़ आई, फोन उठा और किसी अपने को फोन कर और बोल कि तुझे आज मरने में बहुत खुशी हो रही है। बोल जल्दी। मैं जितना वक्त उन काली शक्तियों से लड़ने में लगा था, उतनी देर में वो काली शक्तियाँ मेरे जिस्म से मांस का लोथड़ा अलग कर देती। ठीक है, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, मैंने उन काली शक्तियों से कहा, जिसे सुन वो थोड़ी शांत हो गई। काली शक्तियों के शांत होते ही मैंने भी याद किया हुआ नंबर तुरंत डायल कर दिया। हेलो। मैंने फोन पर अभी इतना ही कहा था, कितने में वो काला साया मेरे अंदर घुस गई। पापा, मैं दिव्या बोल रही हूँ, आप कैसे हैं? दिव्या, तुमको तो मैं पिछले 15 साल से ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है तू मेरी बेटी? पापा, मैं मर चुकी हूँ। मुझे तो 15 साल पहले ही एमएलए और उसके दोस्तों ने बूथ के साथ ही जला दिया था, पर मैंने अपना बदला ले लिया है पापा। मैंने उस एमएलए के बेटे के साथ साथ उसके दोस्तों को भी मौत के घाट उतार दिया। अब बस वो इंस्पेक्टर बाकी है जिसने मेरी केस की फाइल को क्लोज कर दिया था, और अब मैं उसे भी मारने जा रही हूँ पापा। दिव्या जिस इंस्पेक्टर की बात कर रही थी वो इंस्पेक्टर मैं ही था, और मैंने उसका केस क्लोज किया था। दिव्या की आत्मा मेरे शरीर पर कब्जा कर अपने पापा से बात कर रही थी। दिव्या की बात सुन उसके पापा ने कहा, नहीं दिव्या, ये अनर्थ मत कर। मैं मानता हूँ तेरे साथ जो हुआ वो सरासर गलत था, पर इसे इंसाफ नहीं बदला लेना बोलते हैं। दिव्या, मैं अभी जिंदा हूँ बेटी, मैं इंसाफ दिलाऊंगा तुझे। तू बस उस इंस्पेक्टर को छोड़ दे, कानून उसके साथ इंसाफ जरूर करेगा। बस एक आखिरी बार अपने पापा के गले लग जा। दिव्या के पापा ने दिव्या से कहा था कि तभी मुझे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो फोन बूथ के दरवाजे पर नैन्सी के पापा अपने हाथ में फोन लिए दिव्या से बातें कर रहे हैं, जिसकी आत्मा मेरे अंदर थी। मैं इससे पहले कुछ समझ पाता, मेरे अंदर से दिव्या की आत्मा निकली और अपने पिता से गले आ लगी। दोनों इतने सालों बाद खूब दिल खोल कर रोए थे। एक बेटी और बाप के प्यार का ये रूप मैंने पहली बार देखा था।
मरने के बाद भी एक बार अपनी बेटी से उतना ही प्यार करता था। दिव्या की आत्मा ने जब मेरा जिस्म छोड़ा तो उस वक्त मैं निढाल होकर फ़ोन बूथ में रोने लगा था। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका था और ये भी कि नैन्सी, निशा और दिव्या एक ही लड़की थी और नैन्सी के साथ गुजरी हर एक रात मेरा वहम भर था और कुछ नहीं। उसी पल मैंने ठान लिया कि वो रात पुलिस की नौकरी में मेरी आखिरी रात होगी। उसके बाद मैंने खुद ही नौकरी छोड़ अपना जुर्म कबूल कर लिया। आज मैं अपने पापों की सज़ा काट रहा हूँ। मैंने जो जुर्म अनजाने में किया उसके लिए भगवान तो मुझे कभी माफ़ नहीं कर सकता, पर कम से कम मैं अपनी नज़र में तो बेगुनाह रहूँगा।